हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ आज पढ़ेंगे हिस्ट्री का टॉपिक विदेशी आक्रमण। तो देखिए, विदेशी आक्रमण को स्टार्ट करने से पहले हमने इससे पहले मगध का उत्कर्षण के अंदर हमने नंद वंश, हय्यक वंश, इनको बहुत अच्छे से देखा है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करें भारत पे विदेशी आक्रमण की, तो भारत पे जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो क्या था, ईरान ने और फारसी यानी फारसियों को हम हरवानी भी कहते हैं, इन्होंने आक्रमण किया था। और इनके उपरांत ही सिकंदर का आक्रमण हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिकंदर का आक्रमण बाद में हुआ है, पहले ईरानी और फारसियों ने इस पे आक्रमण किया है हमारे भारत पे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें ईरानी या फारसी आक्रमण, तो देखिए, फारस वालों को हरवामनी भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है हरवानियों का आक्रमण कब हुआ था, तो ये फारस के ही लोग थे। सबसे पहले जो राजा थे, जो शासक था, वो था श्रेयांश, और उसने ही यहाँ पे प्रथम आक्रमण किया, परंतु उसे कोई से विशेष सफलता नहीं मिली। और इसी के बाद डैरस द्वारा, या हम कहते हैं डैरस प्रथम द्वारा या द्वारा ने भारत पर आक्रमण किया। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मुझे इतना सा बताना है आप लोगों को कि डैरियस प्रथम या दारा द्वारा प्रथम जो आक्रमण था वो भारत पर आक्रमण एक सफल आक्रमण था, लेकिन उससे पहले ईरानियों के एक जो शासक थे श्रेयांश, उन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिली थी। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं डैरियस प्रथम का या दारा द्वारा प्रथम आक्रमण। देखिए, इसने भारत पर 1516 ईसा पूर्व में आक्रमण कर पश्चिमोत्तर भाग को जीत लिया तथा उसे अपने 20वें प्रांत के रूप में सम्मिलित किया। याद रखिएगा, कौन से इसके आक्रमण आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा आक्रमण इन्होंने करके किस भाग को जीता था, तो पश्चिमोत्तर भाग को इन्होंने जीत लिया था और इसे अपने 20वें प्रांत में शामिल किया। इतिहास के पिता माने जाने वाले हेरोडोटस ने लिखा है कि दारा प्रथम को इस प्रांत में 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आया होती थी। ईरानी संपर्क के फलस्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर भाग में एक नई लिपि खरोष्टी का प्रचलन हुआ। याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे लिपि पूछी जा सकती है, किस भाग में कौन सी लिपि प्रचलन में आई। तो देखिए, भारत के जो पश्चिमोत्तर भाग है, आप सभी जानते हैं भारत के नक्शे को कि इधर पश्चिम और उत्तर का जो भाग है, इस तरफ का भाग, इसमें कौन सी लिपि मिली है, खरोष्टी लिपि मिली है। अब ये जो लिपि है, ये ईरानी आइमेक लिपि की उत्पत्ति हुई है। कुछ नए शब्द भी प्रचलित हुए, जैसे राजाज्ञा, दीपी आदि शब्द हमें मिलती है। यानी पश्चिमोत्तर भाग पर जब दारा ने शासन किया था, उसको अपने कब्जे में करके उसको प्रांत में मिला लिया था, तो वहाँ पे एक लिपि उत्घटित हुई जिसे हम खरोष्टी लिपि के नाम से जानते हैं। तो आपको ये क्लियर आउट हुआ होगा अच्छे से कि खरोष्टी लिपि कब उत्पन्न हुई, किस प्रकार से हुई, किसके आक्रमण के समय हुई। तो ये आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं सिकंदर का आक्रमण। देखिए, सिकंदर का जो आक्रमण की बात करें तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिकंदर रहने वाले कहाँ का था। सिकंदर था यूनान के मकदूनिया क्षेत्र में रहने वाला था। विश्व विजय की आकांक्षा से उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया और तक्षशिला के जो शासक थे आम्भी ने उसे भारत पर आक्रमण का निमंत्रण भी भेजा था। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है सिकंदर था कहाँ का, तो मकदूनिया का था, और उसने तक्षशिला के जो शासक थे आम्भी, उसने भारत पर निमंत्रण किया था कि आक्रमण आप आके करें। अब आगे बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति सिकंदर के अनुकूलन थी या छोटे छोटे राजतंत्र और गणतंत्र की स्थिति में थे। अब देखिए, अगर मैप पे बात करें भारत के अंदर, आप सभी जानते हैं, तो देखिए उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ बात करें, उत्तर और पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पे क्या था, छोटे छोटे राजतंत्र और गणतंत्र स्थित थे। यानी ये भाग छोटे छोटे राजतंत्र के लिए बने हुए थे। और सिकंदर जब यहाँ एकता इतनी नहीं थी, तो सिकंदर को ये भाग बड़ा आसान लगा जीतने के लिए और इसने यहाँ पे आक्रमण करना स्टार्ट किया।
अब यहाँ पे जब वो आक्रमण करता है तो आप, क्योंकि यहाँ के जो राजतंत्र थे यानी जो राजा लोग थे वो आपस में ही संघर्ष कर रहे थे, तो सिकंदर के लिए बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं मजबूत स्थिति में था, क्योंकि वो किसी को भी इस छोटे छोटे राजतंत्र के माध्यम से अपने कब्जे में कर सकता था। अब सिकंदर का सबसे ज़बरदस्त विरोध पुरु के राजा पोरस ने किया। याद रखिएगा, पुरु के राजा पोरस ने सिकंदर का विरोध किया। दोनों के बीच झेलम का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। याद रखिएगा, झेलम का प्रसिद्ध युद्ध हुआ और इस युद्ध में पुरु की विजय हुई, परंतु बातचीत से सिकंदर बेहद प्रभावित हुआ और पुरु का राज्य उसे वापस दे दिया। तो यहाँ पे ये हमें पता चलता है कि सिकंदर किस जगह का है, उसने किस महत्वपूर्ण आकांक्षा से भारत पर आक्रमण किया और किस राजा के साथ उसका झेलम नामक युद्ध हुआ, और जब पुरु हार भी जाते हैं तो सिकंदर उनसे प्रभावित होकर उनको अपना राज्य भी वापस कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सिकंदर के आक्रमण से भारत में क्या क्या प्रभावित हुआ, क्या क्या उलटफेर हुआ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।